वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के आक्रमण कार्यक्रम में। आक्रमण एक साक्षात्कार कार्यक्रम है और मैं यहां पे प्रश्नों का आक्रमण करता हूं और जो साक्षात्कार दे रहे होते हैं वो उसका उत्तर देते हैं। तो आज के इस आक्रमण कार्यक्रम में मेरे साथ हैं शिवसेना के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष श्री शशांक ठाकुर जी, और आज मैं इनसे बात करूंगा शिवसेना के विचारधारा, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बिहार चुनाव 2020 को लेके। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं जिला अध्यक्ष श्री शशांक ठाकुर जी का। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये शिवसेना की विचारधारा क्या है और ये शिवसेना का गठन क्यों है। शिवसेना की विचारधारा से सभी लोग अवगत हैं ही, फिर भी आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का मैं जवाब दे दूँ। शिवसेना 80% जनता की सेवा और 20% राजनीति करती है। और शिवसेना एक भूमिपुत्र की पार्टी है, जानी जाती है, जिसके शिवसेना का जन्म 1966 में हुआ था और बाला साहब ठाकरे ने किया था शहीद आपका शिवाजी पार्क में। और मैं ये पूछ रहा था कि जो शिवसेना जो बनी थी, आपने बोला कि बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क में शिवसेना की स्थापना की थी, नींव रखी थी। आपने एक बात बोला कि जो शिवसेना है वो 20% राजनीति करती है, 80% समाज की सेवा करती है। तो मतलब ये हुआ कि जो राजनीति और जो समाज की सेवा है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में समाज की सेवा नहीं होती है, क्योंकि आपने कहा कि 80% समाज की सेवा और 20% राजनीति। तो आप हमें ये समझाएंगे कि राजनीति अदर देन समाज सेवा क्या है। देखिए, समाज सेवा हर लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। हर समाज के लोगों को लेके चलना। और अभी आप देख रहे होंगे जो अभी जो नीचे वर्ग के लोग उनको ज़्यादातर दबा कुचला जाता है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जिनका जो हक है उनको हक मिलना चाहिए। और 20% राजनीति की बात करते हैं, जब आप पावर में नहीं होंगे तो जो चीज़ आप कुछ करना चाहते हैं वो सही से कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको राजनीतिक पकड़ होनी चाहिए। राजनीतिक में रहेंगे तो जिस काम को आप करना चाहते हैं वो काम आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो विशेष तौर पे एक सत्ता की चाबी है, जहाँ पे आप प्रशासनिक आपको पकड़ होती है, आपको वो सुविधाएं मिलती है जिसके आधार पे आप समाज को और अपने प्रशासन शासन को चला सकते। बात ये आती है कि ठीक है, शिवसेना का हमने समझ लिया कि विचारधारा, शिवसेना तब स्थापना हुई थी। शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे, बाल केशव ठाकरे ने की थी। ठीक है, अब बात आती है कि जब शिवसेना गठित हुई थी, तो बाल केशव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जिसे हम कहते हैं, उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी। तो कहा जाता है कि शिवसेना, हमने मूवी भी देखा ठाकरे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी, बात उसमें यही दिखाया गया, और संजय राउत द्वारा प्रोड्यूस थी, उसमें यही दिखाया गया कि जो शिवसेना की जो स्थापना हुई है वो हिंदूवादी विचारधारा पे हुई है। बिल्कुल सही। आप ये बताएं कि ये हिंदूवादी विचारधारा अकॉर्डिंग टू शिवसेना क्या है। देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हिंदू विचारधारा की पार्टी शिवसेना है, जिसे आपको याद होगा जब बाला साहब ठाकरे, जब बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उनके ऊपर केस हुआ, तो बहुत सारे लोगों पे था, आडवाणी जी के ऊपर भी था। तो वहाँ पे लोगों ने कहा, जो बाला साहब, आप उत्तर प्रदेश सिर्फ जब आपका कोर्ट में केस होता है तभी आते हैं। तो बाला साहब ने कहा था, जो एक मस्जिद और तोड़ो मैं फिर आऊँगा। कहने का मतलब ये नहीं है जो मस्जिद तोड़ दिया जाए, जो था वो होना चाहिए। बाबरी मस्जिद वहां पे बाबर ने बनाया,
उससे पहले वहाँ पे क्या था? राम मंदिर। राम मंदिर था, तो उसको तोड़ा गया। आप देखे होंगे रजत शर्मा का एक शो आता है आपकी अदालत, उसमें बाला साहब जब आए थे तो उनसे पूछा गया था, और रजत ने पूछा था, जो सुनने में आया है, जिसमें शिव सैनिकों का हाथ है। बाला साहब ने कहा था, कौन कहता है शिव सैनिक का हाथ था? ये शिव सैनिक का पैर था। ठीक है, तो आपने बोला कि जो बाल केशव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे थे, वो हिंदूवादी विचारधारा, वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करते थे। जी बिल्कुल। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद था, वहाँ पे पहले राम मंदिर था, उस पर बाबर ने मस्जिद बनाया, आक्रांता आतंकवादी बाबर ने मस्जिद बनाया, उसको टूटना चाहिए, तोड़ दिया गया शिवसेना के द्वारा और बाकी दलों के द्वारा, जो भी उसमें शामिल थे। अब बात आती है कि वही शिवसेना जिसका स्थापना जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में हुआ था, महाराष्ट्र, वहाँ पे साधुओं की हत्या हो जाती है, पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मुद्दे आ जाते हैं। तो आज की जो शिवसेना है वो उस हिंदूवादी विचारधारा को फॉलो नहीं करते हुए प्रतीत आती है, क्योंकि आपके पार्टी पे अभी आरोप लगते हैं, बाला साहब ठाकरे की पार्टी पे अभी आरोप लगते हैं कि ये बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी नहीं रही जिसको मातोश्री में जाके बड़े बड़े नेता शीश झुकाते थे। आज वो एक तरीके से माताश्री बन चुकी है, वो सोनिया सेना की पार्टी या सोनिया सेना के इशारे पे काम करती है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये कहना मैं इस चीज़ को नहीं मानता। पहली चीज़ रही पालघर की घटना की बात, तो वो किसी मुसलमान ने किया, किसी हिंदू ने किया, किसी ईसाई ने किया, वहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं है, उसको जोड़ा जा रहा है। और आप देखे होंगे 24 घंटे के अंदर वहाँ पे 100 से ऊपर लोगों का अरेस्ट किया गया। वहाँ पे मेरी सरकार बहुत ही एक्टिव थी और बहुत एक्टिव होकर उन्होंने काम भी किया, उसका जांच भी चल रहा है। और लोग कहते हैं शिवसेना भी वो शिवसेना नहीं रही। ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब किया जाता है और कुछ नहीं। तो आपने बोला कि ठीक है, शिवसेना वही शिवसेना है, यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। बात आती है, आपने जिस जगह का नाम लिया हम उसी जगह की बात करते हैं, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। जब राम मंदिर के फैसला आ जाता है या आने वाला होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो फिर उद्धव ठाकरे जो अभी शिवसेना के प्रमुख हैं, उनको वहां पर आने में दिक्कत क्यों होती है, जब उनके पिताजी और शिवसेना के संस्थापक ने कहा था कि इसमें मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर है, तो वो फुल सपोर्ट में क्यों नहीं आते हैं? जब वो सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। ठीक है, और रही बात बाला साहब के पुत्र हैं माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, वो क्यों नहीं जाते हैं? उद्धव ठाकरे जी वहाँ गए, आपको शायद याद होगा, और पहला डोनेशन भी मंदिर में दान करने वाले उद्धव ठाकरे जी हैं। ऐसा नहीं है जो वो नहीं जाते हैं या नहीं गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि जिस विचारधारा पे बनी थी उसी विचारधारा पे आप लोग आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात आती है कि आप कह रहे हैं कि आप हिंदूवादी विचारधारा से आगे बढ़ते हैं, तो मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि ठीक है, बाबरी मस्जिद को तो तोड़ दिया गया, बांके बिहारी मंदिर मथुरा, और भारत में बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं और अलग अलग ईसाई धर्म के और अलग अलग धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, जहाँ पे पहले हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था या फिर मूर्तियाँ हुआ करती थी, जिसको तोड़ के वहाँ पे या तो मस्जिद बना दिया गया या तो अलग अलग चीज़ें बना दी गई। तो क्या आप मेरे चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि आप उस सब चीज़ की भी घर वापसी चाहते हैं? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। अभी बांके बिहारी मंदिर मथुरा की बात जोरों शोरों से मीडिया में आ रही है, लोग कर रहे हैं, तो क्या इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे कहना अभी कुछ भी जल्दीबाजी होगा। ठीक है, अभी कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप सपोर्ट करते हैं ना कि घर वापसी होनी चाहिए इन सारी चीजों घर की? वापसी होनी चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं जिनका देखिए, जिनका जो है उनको वो मिलना चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे पहले भी कहा, जिनका जो है उनको मिलना चाहिए, इसका जो नहीं है, ठीक है, उनको वो चीज़ छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़े तो? नहीं छोड़ेंगे तो आगे की बात, अभी कहना
तो जल्दीबाजी है किसी भी चीज़ में। ठीक है, नहीं छोड़े तो तोड़ा जाएगा ना। नहीं फिर नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम अभी कहना तो वो जल्दीबाजी हो जाएगा ना, वो कहना जल्दीबाजी हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं है। अभी हम बिहार में बैठे हुए हैं, बिहार का एक बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं बख्तियारपुर का। जी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। आज उसी के नाम पे नालंदा के बगल में बख्तियारपुर शहर और बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है। आप चाहते हैं कि बख्तियारपुर का नाम हटा के वहाँ पे किसी और का, अशोक चंद्रगुप्त या किसी और का नाम होना चाहिए, बख्तियारपुर नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। आप देख लीजिए बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को चेंज कर दिया गया, प्रयागराज रखा गया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से दिया गया, वही है। ठीक है, मतलब वो तो हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं? करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्या बोले, जो जिनका है वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब हिंदुत्व से आगे बढ़कर हम कुछ राजनीतिक बातें करते हैं नेशनल लेवल पे। अभी हम बिहार चुनाव पे नहीं आ रहे हैं, नेशनल लेवल पे कुछ बातें करते हैं, क्योंकि आप लोग नेशनल लेवल पर राजनीति करते हैं। भले ही आपकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना मिला हो, लेकिन आपकी राजनीति जो है वो नेशनल लेवल पे होती है। बात आती है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया जो कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। आपकी जो शिवसेना है वो क्षेत्रीय पार्टी है। आपकी शिवसेना का गठन भी इतना नया नहीं है, बहुत पुराना है, 1960 के दशक का है। तो आप अपने आप को अभी तक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर ही रखे हुए हैं, आपको राष्ट्रीय पार्टी बनने में दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, जैसा अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी अभी आप देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा स्टेट आपको राज्य मिलेगा जहाँ पे शिवसेना नहीं है। बिहार में भी हम आ चुके हैं, संगठन अपना मजबूत कर रहे हैं, बना रहे हैं, और 2020 में चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, 2015 में भी लड़े हैं, 2019 का लोकसभा भी लड़े हैं। छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहाँ भी शिवसेना पहुँच चुकी है, मध्य प्रदेश पहुँच चुकी है, राजस्थान में पहुँच चुकी है, पंजाब में पहुँच चुकी है, यहाँ तक बोले पश्चिम बंगाल में भी शिवसेना का गठन हो चुका है। बात पहुंच की नहीं है, पहुंचने वाले तो कोई भी पार्टी कहीं भी लड़ देखिए, तो राष्ट्रीय पार्टी हाँ वहाँ पहुँचे हैं, मेरा संगठन स्ट्रांग होगा, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे, कुछ सीटें जीतेंगे, तभी जाकर के हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। हम लोग पहले तो महाराष्ट्र में ही थे, अब महाराष्ट्र से बाहर भी हम लोग निकल चुके हैं, हर स्टेट से चुनाव लड़ेंगे, 2-4 MLA हमारे होंगे, MP होंगे, तो हमको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ये तो है, राष्ट्रीय पार्टी का जो आपका विश्लेषण है, जो आपका आकलन है, उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। 3 राज्य या ये जो 4 राज्य में कम से कम होना चाहिए 4% वोट। 3 राज्य में भी होना चाहिए, परसेंटेज ज़्यादा होता है। हाँ, ये चीज़ 4 राज्य में होंगे 4% होना चाहिए, तो वो चीज़ धीरे धीरे होगा। अभी हम लोग बहुत छोटे बच्चे हैं बिहार के लिए, और हम लोग अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और इस बार 2020 में बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि ठीक है, आपकी जो पार्टी जो शुरू में बनी थी वो विशेष तौर पे आपने महाराष्ट्र को देखा था, आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र को देखा था, जबकि आज के डेट में हम आम आदमी पार्टी 2012-13 की बनी हुई पार्टी आज पंजाब में चुनाव लड़ती है, और वहाँ पे भी इनके सांसद और विधायक और अपोजिशन में आ जाती है, लेकिन आप लोग नहीं आते। तो मेरा सवाल यही था कि 1960 के दशक का और 2010 के दशक का दोनों पार्टी में कितना बड़ा अंतर है? अंतर क्या बोल, अभी शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकली थी। ये आला कमान देश जो चलाते हैं, जो उद्धव साहब ठाकरे हैं, बाला साहब ठाकरे हैं, वो लोग उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकल, और आज जो देश का परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना पैर फैलाना शुरू किया है। हर राज्यों में हम लोग का संगठन होते तैयार हो रहा है, और भविष्य में आप देखेंगे बहुत जल्द हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे हम लोग। ठीक है, अब मेरा सवाल थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। बात है, आप बिहारी हैं, आप बिहार से जी, और जिस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, उस पे ये आरोप लगते आए हैं कि ये पार्टी जो है और इसके बहुत सारे जो शीर्ष नेता हैं वो बिहारियों को देखना नहीं चाहते हैं, बिहार और यूपी को देखना नहीं चाहते हैं। ये कहते हैं कि बिहारी और जो यूपी के लोग हैं वो मेरा राज्य छोड़ो। तो क्या आपको
बुरा नहीं लगता है कि आप उस पार्टी से जुड़ गए जिस पार्टी का डीएनए ही बिहार के खिलाफ? ये तो पूरा सरासरी गलत है, ये गलत मैसेज दिया गया है, और गलत मैसेज को लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, गलत चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, अच्छाई को जल्दी छोड़ देते हैं, जल्दी नहीं पकड़ते। वही बात यहाँ पे है। ऐसा कुछ नहीं है जो शिवसेना बिहारियों को मारती है, पीटती है, भगा देती है। हाँ, ये कह सकते हैं जो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है और जिन्होंने किया है वो उस समय हमारे शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए थे, जिनको बाला साहब ठाकरे ने खुद पार्टी से निकाल दिया सब काम करने के बाद। उस समय से, उसके बाद से आप देखेंगे जो आज बिहार के लोगों का बहुत इज्जत मान सम्मान है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये गलत मैसेज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर एक हिंदी मुखपत्र सामना है जिनको उन्होंने प्रेषित किया हिंदी भाषियों भाइयों के लिए, लेकिन ये मैसेज लोगों के पास नहीं है, बहुत कम है। लेकिन मार पीट करना, भगा देना, ये सब चीज़ लोग जल्दी पकड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शिवसेना आज भी मानती है जो महाराष्ट्र, मुंबई जो आज इतनी सुंदर खूबसूरत बनी हुई है, इसमें बिहारी बोलिए या यूपी बोलिए, सभी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है मुंबई के ऊपर। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है शिवसेना से रिलेटेड कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो इंसान संस्थापक बाला साहब ठाकरे के साथ शुरू से राजनीति किया उसको शिवसेना का कमान नहीं दिया जाता है और पुत्र मोह में अपने बेटा को शिवसेना का कमान दे दिया जाता है? मैं बात कर रहा हूँ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। राज ठाकरे नाराज हो गए कि हमने शिवसेना को बाला साहब ठाकरे के साथ मजबूत किया, लेकिन हमें वो नहीं मिला क्योंकि मैं उनका भतीजा था। बेटा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, कहीं और फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन उसको परिवार में एक राजनीति मिल गई, राजनीतिक विरासत मिल गई, तो वो वहां से छोड़कर यहाँ पर आ गया। इस पर आपका क्या कहना है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे ने बना लिया, इसी दुख से बनाया? और ये आप नहीं कह सकते कि वो इस दुख से नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया में दिए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं कि मैं इसके कारण से बनाया। इस पर आपका क्या कहना है? तो ये पारिवारिक क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छी बात है। मैं भी आप पूछ रहे हैं, मैं भी कुछ जवाब देके चला जाऊँ, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। बाला साहब ठाकरे ने उनको पार्टी से क्यों निकाला, आप बताएं। आज जो शिवसेना बदनाम हुई है बिहार यूपी के लोगों से, सबसे बड़े कारण राज ठाकरे जी हैं। आप अभी बयान देना बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी आए मीडिया के सामने बोल के चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बोल देना जो बाला साहब ठाकरे पुत्र मुंह में आकर के राज ठाकरे को निकाल दिया और उनको पार्टी का प्रमुख नहीं बनाया गया, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ऐसी कुछ बात नहीं है। अच्छा, ये सब बातें बेबुनियाद है। बाला साहब ठाकरे ने कुछ से ज़्यादा राज ठाकरे को ही मानते थे, आप लोग देखा होगा। काम करवा लिया राज ठाकरे से, सत्ता दे दी उद्धव ठाकरे को। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक ऐसा है। कुछ नहीं जो राज ठाकरे से काम करवा लिए उद्धव ठाकरे जी को कमान दे दिए, ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। यहीं पे एक और आरोप लगे थे उद्धव ठाकरे परिवार पे कि उद्धव ठाकरे परिवार ने, है तो व्यक्तिगत सवाल लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे परिवार ने बाला साहब ठाकरे के अंतिम समय में उनकी उतनी सेवा नहीं की जितनी करनी चाहिए, और वो चाहते थे कि बाला साहब ठाकरे जल्दी निकल लें ताकि हमारे पास वो सत्ता आ जाए, नहीं तो वो राज ठाकरे को दे देते। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। कोई अपने को बहुत हाईलाइट करने के लिए मीडिया में ये बयान दिया होगा, क्योंकि सबों को पता है बाला साहब ठाकरे की फैमिली को लेकर के हम कोई बयान देते हैं तो बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे, इसलिए ये बयान दिए होंगे वो, जो भी दिए हों। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब आप इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अब मेरा सवाल है आपके मुख्य राज्य महाराष्ट्र से। बात आती है कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपने वहाँ पे चुनाव लड़ा,
प्री पोल अलायंस आपका किसी और पार्टी के साथ था, पोस्ट पोल अलायंस आपका किसी और पार्टी के साथ हो गया। आपको वहाँ पे लोगों ने, जनता ने वोट दिया था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तौर पे, मतलब भाजपा शिवसेना के अलायंस, और जो वहाँ की अठावले जी की पार्टी थी उनके साथ मिलकर आप लोगों ने चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। बात यह आ गई कि आप लोग को बहुमत भी मिल गया। ये शायद भारत के राजनीति में पहली बार हुआ है कि बहुमत वाला गठबंधन टूटकर किसी और के साथ सरकार बनाए। तो मेरा सवाल ये था कि आपको वहाँ पे भाजपा, शिवसेना और अठावले जी की पार्टी को वहाँ पे बहुमत मिली। बात ये आती है कि आपकी पार्टी ने कहा कि अब मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि भाजपा जो थे, ये चुनाव से पहले ही क्लियर हो चुका था जो 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना की होगी और 2.5 साल मुख्यमंत्री भाजपा की होगी। इन सब चीज़ों को भाजपा के जो कमान संभाल रहे थे उन्होंने इस चीज़ को भूल गया, दरकिनार कर दिया गया, जिसका रिजल्ट हुआ जो शिवसेना भाजपा से अलग है। मतलब आप 2.5 साल का चाहते थे? 2.5 साल का चाहते, बात हो चुकी थी, नॉमिनेशन वोटिंग होने से पहले ये बात हो चुका था भाजपा ने, जो 2.5 साल दोनों का मुख्यमंत्री होगा। भाजपा ने बोला कि आप कोई ऐसा ऑफिशियल चीज दिखाइए कि बात हुई थी, ये बहुत सारी बातें आई थी। तो हाँ, तो देखिए, क्या आपको लगता है जो ऑफिशियल सब कुछ भाजपा के लोग सब कुछ ऑफिशियल करते हैं, लिख के करते हैं? आप चले जाइए पटना आज, हमें लगता है भारत देश जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक पहला बार बिहार में इलेक्शन हो रहा है जहाँ पहले चरण के मतदान का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और आज दूसरा दिन है सेकेंड फेज का नॉमिनेशन का। बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पे भाजपा अभी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं की है। भाजपा मुजफ्फरपुर शहर से लड़ रही है, भाजपा औराई विधानसभा से लड़ रही है, पर वहाँ उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार का नाम अभी तो घोषित नहीं हुआ। क्यों? सभी जाके पटना बैठे हैं। क्या कहेंगे इसको आप? वो बिहार विधानसभा को अभी आप एक नहीं, मैं तुलना कर रहा हूं। मैं आपने जो कहा, आपने जो प्रश्न किया, इसको मैं तुलना कर रहा हूं। ऑफिशियल जो बोल रहे हैं लिखित चाहिए, क्या लिखित लोग के लिखित देकर बैठे हैं? बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो 4 साल 5 साल 6 साल से मेहनत कर रहे हैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर और उनको टिकट नहीं दिया गया, किसी और को टिकट दिया गया जिनको लोग जानते तक नहीं है, जो कभी क्षेत्र में घूमे नहीं है 2-4 दिन। क्या बोलेंगे उसको? क्या उन्होंने लिख के दिया था तुम 2-4 दिन भी मत घूमना, लेकिन टिकट मैं तुमको दूंगा? ठीक है, तो मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि 2.5 साल का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला ब्रीच किया गया, तो आप वहां से निकल गए। और राजनीति में तो सब जायज है। समय का मांग था उस समय महाराष्ट्र में, उसको मैंने पूरा किया, मेरी पार्टी ने पूरा किया। बाकी तो मैं सवाल नहीं करूंगा आगे का, क्योंकि आप शरद पवार से गए और कांग्रेस से मिले, क्योंकि राजनीति में तो सारे नंगे हैं, कोई महबूबा मुफ्ती से मिल जाता है बाद में, तो कोई किसी से मिल जाता है, तो ये तो पोस्ट पोल अलायंस होता रहता है। देखिए, आपने अच्छा किया महबूबा मुफ्ती जी का नाम लिया आपने, तो मैं थोड़ा सा इस पर खंडन करना चाहता हूँ। पालघर की घटना हुई, पूरे में हाहाकार मच गया। शिवसेना कांग्रेस का सरकार बना ली एनसीपी के साथ मिलके, ऑपोजिशन सभी लोग अपना नंगा नाच करना शुरू कर दिए। खुद महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भाजपा में कोई भी भ्रष्ट नेता चला जाए, समझिए वो शुद्ध हो गया। सिर्फ भाजपा में जाए तो शुद्ध हो गया। कोई भाजपा का नेता निकल कर किसी और पार्टी में जाता है तो उसके ऊपर दाग लग गया। भाजपा में जाकर के सर्टिफिकेट चाहिए सबों को, जो मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने हिंदू आतंकवाद की सबसे पहले रचना की थी आर.के. सिंह, आरा भोजपुर के, आज वो उस समय कांग्रेस में थे, आज वो भाजपा में हैं और आज वो मंत्री बने पड़े, आज वो अच्छे हो गए। आपका उदाहरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बात यहाँ पे थी कि महाराष्ट्र सरकार में आपने ये बोला कि 2.5 साल का फॉर्मूला था, आपने अलग कर दिया, ठीक है। क्या आने वाले समय में फिर आप भाजपा के साथ चले जाएंगे? अभी कहना मुश्किल है। ठीक है, राजनीति में सब कुछ जायज है, जब होगा तो देखा जाएगा, फिर आपका अलग से अपना तर्क रहेगा। वो आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। ठीक है, ये मेरे आला कमान के ऊपर जाता है, जो क्या डिसीजन लेते हैं ये उनके ऊपर है। मैं एक जिले का अध्यक्ष हूँ, प्रमुख हूँ, तो मेरे आला कमान जो है माननीय उद्धव साहब ठाकरे, वो पूरे
मुझे शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहीं पे एक जुड़ा हुआ मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का। आपके जन्मस्थली बिहार का और आपके पार्टी के जन्मस्थली महाराष्ट्र का, इन दोनों से जुड़ा हुआ मैटर है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह की जब हत्या या आत्महत्या या मौत, निधन हो जाता है 14 जून 2020 को, तो फिर बात ये आती है कि उनकी आत्महत्या हुई है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि आत्महत्या नहीं हुई है, इसके पीछे हत्या की साजिश हो सकती है। उस 14 जून 2020 के मैटर को इतना बड़ा बढ़ा दिया जाता है कि आज वो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत बड़ा मैटर बन जाता है, नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। इस पर क्या होता है कि इस पर आपकी महाराष्ट्र सरकार, जहाँ पे आपके मुख्यमंत्री बैठे पड़े हैं, वो और 2-3 मीडिया हाउस जो है वो आपस में लड़ लेता है। तो यहाँ पे आपका क्या कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मैटर में आप क्या टिप्पणी देना चाहते हैं? सुशांत सिंह राजपूत, मैं क्या बोलूँ, उनकी फैमिली के साथ मेरा संवेदना जुड़ा हुआ है और मैं उनकी फैमिली के साथ ही हूँ, क्योंकि वो बिहार के उभरते चेहरा बॉलीवुड में थे। वो बहुत अच्छा अपना करियर की बहुत अच्छा शुरुआत कर रहे थे। लेकिन देखिए, सुशांत सिंह का मैटर जो है वो सिर्फ राजनीतिक किया। बिहार के मुख्यमंत्री बोलिए या बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने सिर्फ राजनीति किया इसके ऊपर। और आप देखे होंगे कि गुप्तेश्वर पांडे जी का जो भी बयान आया है, आपको नहीं लगेगा जो कि डीजीपी का बयान है, वो आपको लगेगा जो कोई पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के सिर्फ राजनीति किया गया बिहार में और कुछ नहीं, जो कि बहुत ही गंदा खेल खेला इन्होंने, बहुत गंदा खेल खेला। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर राजनीति की जाती है, की जा रही है। ठीक है, आपने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या हुआ था, ये मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सारा एम्स और सारा अभी आप देखिए, सुनील गुप्ता जी का एम्स से रिपोर्ट आ चुका है जो उनका आत्महत्या बताया गया है। सीबीआई अपना काम कर रही है, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुधीर गुप्ता पे तो आरोप ये भी लगे हैं कि उन्होंने इस रिपोर्ट से पहले, जब शुरू में जब मौत हुई थी, तो उन्होंने उसका रिपोर्ट देखकर, उसका बॉडी का स्टेज और बॉडी के सारे फोटो को देखकर उन्होंने बोला था कि 200% हत्या है। लेकिन आज वो पता नहीं किस मोटिवेशन के कारण या क्या देखते हैं कि वो कहते हैं कि आत्महत्या है। तो बात सुधीर गुप्ता की आती है, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आप ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि हमारी महाराष्ट्र में सरकार है, सुशांत सिंह राजपूत एक पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है, तो फिर आप किसी चैनल की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला क्यों करते हैं? आपकी पार्टी किसी चैनल के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला क्यों करता है? क्यों वो रिपब्लिक भारत से नाराज हो जाता है और रिपब्लिक भारत को या तो टीआरपी का धोखेबाज कहता है या तो किसी का धोखेबाज कहता है, जबकि एफआईआर में इंडिया टुडे और आज तक का नाम आता है, लेकिन बात आती है कि रिपब्लिक भारत चोर है, रिपब्लिक भारत टीआरपी का धोखेबाजी करता है। और विशेषकर संजय राउत, बड़े बड़े आपके नेता संजय राउत सीधा हमला करते हैं रिपब्लिक भारत एक मीडिया हाउस पे, किसी चैनल का मालिक एडिटर इन चीफ पर हमले हो जाते हैं। तो इस पर, और उसमें पकड़ाता कौन है? तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ाता है पालघर वाले मामले में। तो ये सब पे क्या चल रहा है? क्या आप अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करना चाहते हैं? आपको लगता है जो अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत, और वो जिस लैंग्वेज से बात करते हैं, आपको लगता है वो पत्रकार हैं, वो पत्रकारिता कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ एक ही होता है, शिवसेना। क्या आपको सबूत मिल चुका है? महात्मा उसका हत्या किया गया है? आपके पास कोई रिपोर्ट है उसका हत्या हो गया है? आपके पास रिपोर्ट है जो शिवसेना उससे जुड़ी हुई है? जब आपके पास ये सब नहीं था, डायरेक्ट किसी को हिट नहीं कर सकते। उनका भाषा क्या था उद्धव ठाकरे जी के लिए? सुन लो उद्धव ठाकरे जी, इसी भाषा में उन्होंने बोला था ना। तो क्या लगता है आपको? मतलब भाषा गलत है या पत्रकारिता गलत है? उनका पत्रकारिता ही मेरे को गलत लगता है, नहीं तो किसी के दबाव में वो करते हैं, तो देश या किसी पार्टी के लिए, वो सिंगल किसी पार्टी के लिए वो करते हैं। तो देश की जनता क्यों उनका समर्थन करती है?
टीआरपी तो देश की जनता ने दिया है। देश की जनता समर्थन करती है, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि अभी ये देश की जनता को कहना भी गलत ही होगा। जितने भी बीजेपी के लोग हैं ना, सिर्फ ओनली वही सपोर्ट करते हैं। दूसरा नंबर बात, अर्नब गोस्वामी जी का मैं खुद उनका प्रोग्राम देखता था, लेकिन इधर आपका जब से आपका 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, तब से आप देख लीजिए वो एक साइड ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वो पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता करते हैं, वो बिल्कुल, पत्रकार ना हो के एक पॉलिटिकल पार्टी के बिल्कुल। प्रवक्ता के तौर पे काम करते हैं, ये आपका कहना है। डीजीपी प्रोफेसर पांडे जी का भी तो बयान उस टाइप का ही था, लगता ही नहीं था जो एक राज्य के डीजीपी बयान दे रहे हैं, चाहे वैसा कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं क्या समझूं? ठीक है, अब हम इस मैटर को आगे बढ़ाते हैं और अब आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं। इस पर आपका एजेंडा क्या रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव का? यहाँ तो एजेंडा की कमी ही नहीं है। घोषणा पत्र में आप क्या क्या शामिल करने वाले हैं? मेरा विकास पहला मुद्दा है, दूसरा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, शुद्ध पानी मिलना चाहिए लोगों को पीने के लिए। इन सब मुद्दों को लेकर मैं चुनाव में। तो आप इस बार गठबंधन में लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं? नहीं, मैं अभी तक मैं अकेले लड़ रहा हूँ, अकेले ही 50 सीट पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बिहार में। तो 50 सीट पे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनाने के लिए तो कम से कम 122 सीट चाहिए था, तो आप कैसे सरकार बनाएंगे? मतलब वोट काटने के लिए आए हैं? ये देखिए, वोट काटने के लिए आते तो फिर हम तो 243 पे लड़ जाते हैं। तो क्यों आए हैं 50? संगठन अभी यहाँ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं 50 सीटों पे लड़ रहा हूँ। जो 50 सीट पे लड़ूंगा पूरे दमखम से लड़ूंगा। ठीक है, और बाद में देखेंगे चुनाव के बाद कि क्या परिणाम रहता है, उसके हिसाब से पोस्ट पोल अलायंस होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। ठीक है, आप बिहार में अगर हम बात करें तो 3-4 अलायंस है। एक भाजपा जदयू का गठबंधन है, एक रालोसपा बसपा AIMIM का गठबंधन है, एक जन अधिकार पार्टी वाले का गठबंधन है, अलग अलग गठबंधन है। एक नई पार्टी आई है प्लुरल्स, उसका अपना एक विचारधारा है, वो अपने आप में चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रतियोगिता किस पार्टी से रहेगी, प्रतिस्पर्धा किससे रहेगी? बिहार का राजनीतिक जो होता है ना, किसी पार्टी से यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ कंपटीशन है जातिवाद से। अब मेरा मुख्य एजेंडा है ये जातिवाद को खत्म करना, और मैं जातिवाद के ऊपर मैं कोई इलेक्शन पूरे कैंपेन में मैं सभी लोगों से मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, सभी वर्ग से लोगों से मैं मिलता हूँ। मैं सभी से पहला यही कहता हूँ, जात-पात को पहले खत्म कीजिए, भूल जाइए उन चीज़ों, विकास पे आइए। यहाँ पे तो पार्टी में लड़ाई तो होता नहीं है, यहाँ तो जात पात करके लड़ाई करके जीता जाता है। अगर हम सही से विश्लेषण करें तो दुनिया को छोड़ दिए, भारत का ही सही से विश्लेषण करें तो आज तक किसी राज्य में विकास के नाम पे वोट नहीं मिला है, जात और धर्म के नाम पे ही वोट मिला है। और आप लोग भी और भाजपा और अलग अलग पार्टी जात और धर्म के नाम पे राजनीति करती आई है, वो साइड में रखिए। बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप जात पात का विरोध कर रहे हैं, जात पात आप खत्म करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप आरक्षण ऑन द बेसिस ऑफ जात को भी नहीं मानते हैं। आप चाहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। आगे खत्म नहीं, आरक्षण हर वर्ग में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मिलना चाहिए, जातिवाद पे नहीं। रामविलास पासवान को क्यों दिया जाए? क्योंकि वो पासवान समाज से आते हैं? नहीं, उनको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए जो सही में जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक अवस्था बहुत खराब है, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। तो मतलब जातिवाद पे, जाति पे कोई ओबीसी, कोई दलित, कोई सवर्ण नहीं है, सब बराबर है, किसी को आरक्षण नहीं है। बराबर जब तक नहीं होंगे, ये देखिए 5 उंगली है ना खुला हुआ है, जब तक ये मुट्ठी नहीं बनेगा हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। तो आपके मुख्यमंत्री या आपके जो शीर्ष नेता हैं, जो आपके संस्थापक सदस्यों में से हैं, वो लोग क्यों नहीं कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जाति? आरक्षण को क्या, हमारे बस की चीज तो है नहीं कि मैं खत्म कर दूं। आप एज अ पार्टी के प्रवक्ता तो बोल रहे हैं। ठीक है, वह कहना सही है, लेकिन खत्म देखिए सब लोग जब एक इकट्ठा मिलेंगे जुलेंगे इन चीज़ों को, देखिए
आप आकर के तुरंत खत्म नहीं कर सकते किसी चीज़ को। आपको लोगों को बताना होगा, कन्विंस करना होगा। आप किस बात पे कह रहे हैं कि जाति और इन सारी चीज की खत्म हो जानी चाहिए? आप तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के पक्षधर हैं। पक्षधर है तो क्यों है? बताइए। कि आप लोग तो उसको गंदा बना के रखे हैं ना आरक्षण को। जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिल नहीं रहा है, तो आरक्षण जा कहाँ रहा है? अच्छा, किसी कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगे? नहीं, मैं उनका विरोध करूँगा। तो मराठा आरक्षण मैं क्या करता है? हूँ। मराठा आरक्षण क्या है? मराठियों को आरक्षण दे देना चाहिए। महाराष्ट्र की बात बिहार से मत कीजिए। मैं बिहार की राजनीति करता हूँ, मैं महाराष्ट्र की नहीं करता। नहीं, मैं आपकी पार्टी की विचार पार्टी की ठीक है, तो फिर तो आपको महाराष्ट्र के बारे में हमसे पूछेंगे तो मैं कितना बता पाऊंगा। ठीक है। हमसे बिहार के लिए पूछेंगे फिर बिहार के बारे में बता पाऊंगा। ठीक है, मतलब आप जातिवाद को मैं जातिवाद को खारिज नहीं करते मानता। मिलजुल के सब लोग रहेंगे तभी जाकर के हम एक मजबूत होंगे, तभी जाकर के हमारे देश बिहार प्रदेश के अंदर विकास होगा, तभी जाकर के हमारा शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होगा। ठीक है। अब मेरा लास्ट का 3 सवाल है, उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि अभी आप शिवसेना में हैं। आने वाले समय में अगर आपको किसी और पार्टी से टिकट मिल जाती है, किसी और पार्टी पे बेहतरीन पद मिल जाता है, तो आप कितना समय लगाएंगे इस पार्टी को लात मारने में, दूसरे पार्टी में जाने में? ये तो बहुत दूर का सवाल कर दिया। अगर मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। जिस चीज़ को मैंने सोचा नहीं वही प्रश्न आपने मेरे सामने रख दिया। सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें नहीं हो नहीं जाती नहीं, है। मैंने इस चीज़ कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ को। तो मैं शिवसेना को छोड़ करके मैं किसी और पार्टी में जाऊँ, किसी और दल में चला जाऊँ, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब आप अभी सोचे नहीं है, या फिर आप ये कहते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं? हम जाएंगे ही नहीं, आप शिवसेना के अलावा जाएंगे ही नहीं आजीवन? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब मेरा सेकेंड लास्ट सवाल ये है कि हमारा आतंक समाचार एक अभियान चला रहा है हिंदू राष्ट्र भारत का। जब दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं, 50 से ज़्यादा ईसाइयों के आधार पर देश चलता है, यहूदियों का इजराइल चलता है, बौद्ध म्यांमार में और तमिलनाडु, श्रीलंका और अलग अलग देश में चलता है। हिंदुओं का इकलौता देश जो था, इकलौता राष्ट्र था नेपाल, वो भी आज वामपंथियों के कारण खराब हो गया है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है। तो मेरा समाचार चैनल ये चाहता है कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? हिंदू राष्ट्र किस टाइप का इंटरेस्ट? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि भारत की संस्कृति, भारत का जो समाज है, भारत की जो प्रशासन व्यवस्था है, वो हिंदुओं के रीति रिवाज से चलना चाहिए। बाकी सारे धर्म इस्लामिक देश में भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहें, लेकिन हिंदुओं को प्राथमिकता देनी है। हिंदू राष्ट्र बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए बाद में बात कीजिए। पहले गो हत्या की बात कीजिए ना, गो हत्या को पहले बंद किया जाए। देखिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच रहे हैं, जा रहे हैं, अरे उसके नीचे का पहले ठीक करेंगे तब तो ऊपर का सोचेंगे। आप नीचे का तो आपने किया ही नहीं कुछ। मेरा वही कहना है, मेरा ये कहना है, नीचे का कीजिए ना, पहले आप गो हत्या बंद कीजिए। ठीक है, मेरा यही कहना है कि हम बनाने नहीं जा रहे हैं, हम अभियान चला रहे हैं। एक अभी शुरुआती अभियान है, बहुत सारे अभियान चलते हैं, बनाना ना बनाना तो बाद की बात है। जब मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ तो उसमें गौ हत्या पे बैन लगेगा। जब मैं पहले देखिए, इस सब चीज अभी बोलना ठीक नहीं है, पहले आप नीचे ठीक कीजिए। तो हिंदू राष्ट्र मतलब वो सब ठीक करना है ना, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू पहले नीचे से हम ठीक करते करते जाएंगे ना, तो उस समय आपको सहूलियत होगी बनाने में। जैसे जीएसटी, कोई ढांचा तैयार नहीं है, जीएसटी हम मार्केट में लेके आ गए। नोटबंदी, पहले से कुछ तैयारी नहीं, नोटबंदी कर दी, फिर वैसे ही होगा। नहीं, मेरा ये कहना है जब हिंदू राष्ट्र भारत का ड्राफ्ट बनेगा तो उसमें गौ हत्या ये सब तो अपने आप बैन करने की बात तो बनेगी नहीं बनेगी। आप क्यों घबरा रहे हैं? तो राष्ट्रीय पशु घोषित करें ना, पहले करवाइए। आप समर्थन करते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ, करवाइए, खुला समर्थन करता हूँ मैं, खुला समर्थन करता हूँ मैं। तो वही तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो हिंदू, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रही है, जो भारत के अंदर सिर्फ सिंगल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू की पार्टी है। हाँ, कदम उठाए, मैं समर्थन करता हूँ उनका। आप समर्थन करते हैं ना, मैं तो बस समर्थन कदम उठाए, मैं समर्थन करता हूँ उनका। बात वही है, सिर्फ समर्थन की बात है। भारतीय जनता पार्टी बढ़े, मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि गौ हत्या ये सब रुकना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, ये सारी चीजें होनी चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि मेरे समाचार चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि अपना सब लोग जो अलग अलग जो एक एक पार्ट बन चुके हैं, सभी लोग मिल जाएं,
मिलकर अपने बिहार को एक विकसित राज्य बनाएं, समृद्ध राज्य बनाएं। मैं वो चाहता हूँ और सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग एकजुट हो जाएं। हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं, हम ये हैं वो हैं, उस चीज़ को भूल जाएं, एक हो जाएं और अपने विकास बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ें। आपने आज साक्षात्कार में देखा शिवसेना के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष की बातें सुनी, अलग अलग मुद्दों पे इन्होंने बातें की। मैंने इनसे अलग अलग मुद्दे, हिंदुत्व, शिवसेना, बिहार चुनाव, हिंदू राष्ट्र भारत और अलग अलग मुद्दे पे इनसे बात की। इन्होंने उसका बाखूबी जवाब दिया। इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट रखा, जो इनकी पार्टी की विचारधारा थी ये उसके आधार पे अपने बयानों को देते गए। तो मैं अपना ये साक्षात्कार कार्यक्रम यहीं पे खत्म करता हूँ और जिला अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि वो अपनी पार्टी में जितना ऊंचा जाना चाहें उतना जाएं। नमस्कार।